अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ अल्लाह की रहमत से कि आप भी ठीक ही होंगे। तो दोस्तों आज मैं आ गया हूँ रजिया सुल्तान की कब्र पर। और दोस्तों इसका रास्ता कितना कठिन है, सबसे पहले आइए मैं आपको इसका रास्ता समझाता हूँ। तो दोस्तों इस वक्त जो मैं खड़ा हूँ दिल्ली गेट के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। मेरे जो पीछे आप रास्ता देख रहे हैं ये बिल्कुल जा रहा है तुर्कमान गेट पर। अगर आप जाना चाहते हैं रजिया सुल्तान की कब्र के पास में तो दोस्तों बेहतर है आप जो है यहीं से एक रिक्शा कर लें और बोल दें बुलबुली खान मोहल्ला जाना है तो कोई भी आपको छोड़ देगा और 30 से 40 रुपये लेगा। एक ही रिक्शे में आपका काम हो जाएगा। वरना अगर आप तुर्कमान गेट तक रिक्शा करेंगे तो फिर वहाँ से भी आपको एक रिक्शा करना पड़ेगा या फिर आपको जो है पैदल जाना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए समझते हैं रजिया सुल्तान के यहाँ तक जाने का रास्ता बिल्कुल आसान शब्दों में। तो दोस्तों एक तरफ मेरे आप देख रहे होंगे तुर्कमान गेट है और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे हज मंजिल है। और दोस्तों बिल्कुल बीच में आपको एक रास्ता नजर आ रहा होगा। दोस्तों आपको इसी रास्ते पे बिल्कुल सीधे चलता रहना है। अगर ये रास्ता मुड़े तो आपने भी मुड़ जाना है, लेकिन आपको ये रास्ता नहीं छोड़ना है जब तक कि ये बोर्ड लगा हुआ नहीं आ जाता जो अभी मैं आपको इस स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। रजिया सुल्तान के नाम से जो बोर्ड लगा हुआ है, जब आप यहाँ पर पहुंच जाओ तो यहाँ पर आप किसी से भी पूछेंगे तो कोई भी आपको बता देगा। चाहे आप यहाँ से रिक्शा भी कर सकते हैं और पैदल भी जा सकते हैं, ज़्यादा कोई खास दूर है नहीं। और दोस्तों इस बोर्ड के पास में पहुँचने के बाद दोस्तों आप जो है बिल्कुल बोर्ड के बराबर से जो गली है उस गली में से जा सकते हैं। और दोस्तों आगे चल के थोड़ी सी आगे चल के आपको लेफ्ट लेना होगा। वैसे आप किसी से पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि बिल्कुल तंग गलियां हैं। किसी से भी आप पूछेंगे तो कोई भी आपको बता देगा और बिल्कुल आसानी से जो है आप इंशाल्लाह वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो रजिया सुल्तान के मकबरे वाले बोर्ड से जब आप अंदर आएंगे तो अंदर चलते चलते कुछ इस तरह की भी आपको गलियां पड़ने वाली हैं। जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कितना अंधेरा है गलियों के अंदर दिन में भी, जबकि दिन की बात है दोस्तों। जैसे कि अभी आप टक्कर देख रहे हो तो ऐसा लग रहा था जैसे गली खत्म है, लेकिन गली खत्म नहीं है दोस्तों। यहाँ से आपने आगे जाते रहना है। गली तो दोस्तों यहाँ पर आकर खत्म है जहाँ पर रजिया सुल्तान की कब्र है। तो यहाँ तक आप इस तरह से आ सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूँ रजिया सुल्तान की कब्र पर और आप देख सकते हैं मेरे पीछे रजिया सुल्तान की कब्र है और एक कब्र और है। इसके बारे में बताया जाता है कि शायद ये उनकी बहन साजिया की कब्र है या फिर किसकी है, अल्लाह बेहतर जाने दोस्तों। और रजिया सुल्तान की दोस्तों कब्रों पर भी जो है विवाद रहता है क्योंकि इनकी कब्रें 3 जगह बताई जाती हैं। एक तो दिल्ली में जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, और दूसरी केतल हरियाणा में, और तीसरी दोस्तों राजस्थान में। अब क्या सच है क्या झूठ ये तो अल्लाह बेहतर जाने दोस्तों। अब रजिया सुल्तान की दोस्तों अगर हम बात करें तो आप जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी और इल्तुतमिश साहब जो थे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक साहब के उत्तराधिकारी और उनके दामाद थे। और दोस्तों आपने जो था इल्तुतमिश साहब ने 1210 से लेकर 1236 तक शासन किया था और उसके बाद जो है रजिया सुल्तान को यानी कि 1236 से लेकर 1240 तक रजिया सुल्तान ने शासन किया। आपने सिर्फ 3 साल शासन किया था दोस्तों और आप जो थी भारत की सबसे पहली महिला शासक थी दोस्तों। इससे पहले कोई भी महिला शासक नहीं बनी थी दोस्तों। आपकी जो पैदाइश हुई थी 1205 में बदायूं में हुई थी और 1240 में आपका केथल हरियाणा में इंतकाल हो गया था दोस्तों। तो आइए दोस्तों फिर जानते हैं रजिया सुल्ताना की कुछ हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आइए फिर चलते हैं। रजिया सुल्तान को उनके पिता शमसुद्दीन इल्तुतमिश के इंतकाल के बाद 12 अप्रैल 1236 के पश्चात दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। इल्तुतमिश साहब पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने बाद किसी महिला को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। लेकिन दोस्तों मुस्लिम वर्ग को उस जमाने में इल्तुतमिश साहब का किसी भी महिला को वारिस बनाना मंजूर न था। इसीलिए उनके इंतकाल के बाद उनके छोटे बेटे रकनुद्दीन फिरोज शाह को राजसिंहासन पर बैठाया गया। बिलासी और लापरवाह जनता में रकनुद्दीन साहब के खिलाफ इस हद तक गुस्सा उमड़ा कि उन्होंने 9 नवंबर 1236 को रकनुद्दीन तथा उनकी माता शाह तुर्कान की हत्या कर दी थी। इसी वजह से रकनुद्दीन साहब का शासन सिर्फ 6 माह तक चला था। रकनुद्दीन फिरोज शाह के इंतकाल के बाद मुसलमानों के पास कोई भी विकल्प नहीं बचा और उन्होंने एक महिला शासक को ही शासन की पूरी बागडोर संभालने की जिम्मेदारी दे दी। तब जाकर रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका बन गईं। शासन कार्यों में रजिया सुल्तान की रुचि अपने पिता के शासन के समय से ही रही थी। गद्दी संभालने के बाद रजिया सुल्तान ने रीति रिवाजों के विपरीत पुरुषों की तरह सैनिकों का कोट और पगड़ी पहनना ही पसंद किया, बल्कि बाद में युद्ध में बिना नकाब पहने शामिल हुई। और दोस्तों रजिया सुल्तान ने बाद में जो पर्दा किया जाता है औरतों में वो सारा कुछ छोड़कर वो आदमियों की तरह कुर्ता और टोपी पहनकर ही दरबार में जाने लगी। और दोस्तों रजिया सुल्तान अपने राजनीतिक दौर में बड़ी ही समझदारी से अपनी सेना और अपने कार्यों का ध्यान रखती थी और इसी वजह से रजिया सुल्तान दिल्ली की सबसे शक्तिशाली शासक बन गई थी। और आपको बता दें रजिया सुल्तान ने अपने सलाहकार के तौर पर याकूत को चुना
उनको वो जानती थी और उनसे अच्छे से बातें किया करती थी, राय मशवरे किया करती थी अपने राजनीतिक दौर के लिए। इनका बातें करना लोगों को पसंद नहीं आया और लोगों में एक अफवाह फैल गई कि रजिया सुल्तान का चक्कर याकूत के साथ चल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर एंट्री होती है एक शख्स और की, जिनका नाम था अल्तुनिया। और अल्तुनिया वो शख्स थे जो रजिया सुल्तान से एक तरफा प्यार काफी टाइम से किया करते थे, लेकिन जैसे ही इन्हें पता चला कि रजिया सुल्तान का चक्कर याकूत के साथ चल रहा है, तो इन्होंने जो रजिया सुल्तान को सुल्तान के रूप में पसंद नहीं करते थे, उनके साथ मिलकर युद्ध का ऐलान कर दिया। जिसके बाद दोस्तों रजिया सुल्तान और अल्तुनिया के बीच युद्ध हुआ, जिसमें याकूत मारा गया और रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया गया था। उसके बाद अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को राजी कर लिया शादी करने के लिए, लेकिन रजिया सुल्तान के भाई मैजुद्दीन बेरहम शाह ने सिंहासन हथिया लिया था दोस्तों, यानी कि सुल्तान की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। रजिया सुल्तान और अल्तुनिया साहब ने जब दोनों ने शादी कर ली, तो उसके बाद अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रजिया सुल्तान और उसके पति अल्तुनिया ने बेरहम शाह से युद्ध किया, जिसमें उनकी हार हुई। उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और अगले ही दिन वो कहतल पहुंचे हरियाणा में, जहां उनकी सेना ने भी उनका साथ छोड़ दिया। वहां डाकुओं के द्वारा 14 अक्टूबर 1240 को दोनों का इंतकाल हो गया, यानी कि उनकी हत्या कर दी गई। और दोस्तों जब आप रजिया सुल्तान की कब्र पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक शाही मस्जिद मिलेगी, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज भी नमाज होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सफ़े बिछे हुए हैं, कूलर रखा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर नमाज होती है। लेकिन अभी यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो है दोस्तों लगभग 4 बजने वाले हैं, तो किसी भी नमाज का टाइम नहीं है। जोहर की नमाज पढ़कर लोग यहाँ से जा चुके हैं, इंशाल्लाह असर की नमाज में लोग दोबारा यहाँ पर आएंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग 4 कब्रें मिलेंगी। 2 तो आप ये कब्रें देख रहे हैं और 2 कब्रें दोस्तों आपको दिखाता हूँ मैं उधर। आप जो एक कब्र ये देख रहे हैं और एक कब्र ये है दोस्तों। अब ये किसकी है ये भी नहीं कह सकते दोस्तों, ये अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन यहाँ पर टोटल 4 कब्रें हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ के घूमने की और आपके आने की, तो दोस्तों देखो आपको मैंने सारी चीज़ें बताई दी हैं। अगर आप फिर भी आना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, ये कोई अब घूमने की जगह रही नहीं है। चारों तरफ से यहाँ बिल्कुल मकान बने हुए हैं, तंग गलियाँ हैं, तो यहाँ पर अब देखने के लायक भी कुछ नहीं है। तो बेहतर है आप ना आए। बाकी अगर आप आना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने आपको बताया है, यहाँ पर जो सबसे नज़दीकी इसका मेट्रो स्टेशन रहने वाला है वो है दिल्ली गेट, और उसका भी गेट नंबर 3। उसके पास से आपको आना होगा तुर्कमान गेट, और वहाँ से आपको जो है आना होगा बुलबुली खान मोहल्ले में। किसी से भी आप पहुँचेंगे बुलबुली खान मोहल्ला, पहुँचने के बाद कि रजिया सुल्तान का टोम कहाँ है, मकबरा कहाँ है, उनकी कब्र कहाँ है, तो कोई भी आपको बता देगा और आप आसानी से यहाँ तक आ सकते हैं। लेकिन आपने वीडियो में देखा हो दोस्तों कितनी तंग गलियाँ हैं, तो बेहतर है आप ना आए, बाकी आपकी अपनी मर्जी। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जो मैंने आपको दिखाना था वो मैं आपको दिखा चुका हूं। तो मेरी अब आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मैं चलता हूं, इंशाल्लाह मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।